हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्थल पर। जैसा कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि स्टडी स्थल पर इतिहास से संबंधित चीज़ें मैं आगे बढ़ाऊं, और इससे पहले कि हम शुरू करें मैं आपको अपना छोटा सा एक परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील कुमार है और इतिहास विषय को लेकर के मैं आपके चैनल पे बात करूंगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वनडे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आने वाला है इतिहास रिगार्डिंग चीज़ें आएंगी। जीएस में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। जीएस या फिर जीके जो पेपर है, जीके में इसकी एक भूमिका होती है कि क्वेश्चन इतिहास से भी पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम कैसे कर पाएँ, अच्छे ढंग से कैसे कर पाएँ, मार्क्स कैसे अच्छे लाएँ, यही मेरा उद्देश्य होगा। किस तरीके से मैं आपको लाभ पहुंचा सकूं, मेरा हर संभव प्रयास यही रहेगा। दोस्तों, इतिहास कहते हैं कि एक मदर सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषयों का एक मदर सब्जेक्ट है, मतलब एक बेसिक विषय है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लगभग लगभग वहीं से निकलते हैं। इसको समझना लोगों की धारणा बन गई कि बहुत लॉन्ग सिलेबस होता है, बहुत जटिल एरिया है, उसको समझना याद रखना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करके थोड़ा सा चीज़ों को समझ के आगे बढ़ें तो इतिहास एक नॉर्मल चीज़ बन जाता है। अगर हम नहीं समझेंगे और हम ये कोशिश कर लें कि हम उसको रट के ख़त्म कर दें, या फिर बहुत सी बुक खरीद लें, कोई भी एक किताब खरीद लें और हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हमारी एक गलत अवधारणा है। क्योंकि सबसे पहले तो इतिहास है क्या, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री शब्द बना है हिस्टोरिका से, और हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक शब्द में हिस्टोरिया का मतलब होता है सीख। इतिहास हमको सीख देता है, वो बताता है कि पहले क्या हो चुका है। ठीक है, अब इतिहास चूँकि हमने कहा कि एक मदर सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषयों का एक जो बेसिक या फिर आधार विषय है, यहीं से सब्जेक्ट निकलते हैं। क्यों, इस चीज़ को आप समझें। इतिहास शब्द से सभी अमूमन परिचित हैं कि चीज़ें जो पुराने घटित हो चुके हैं उनको हम समझते हैं या फिर उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी उपलब्ध कैसे होती है, ये विषय जानने वाली चीज़ है। देखिए, अभी ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो ये समझिए कि इतिहास की कोई भी एक पुस्तक नहीं है कि आप उसको उठा लें और वो सारा इतिहास बता दे। नहीं, इतिहास को तथ्यों से सीखा जा सकता है, जानकारी की जा सकती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मान के चलिए, अभी हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर गया, वहाँ सतह पर उतरा, तो उसके बारे में जब ये कल इतिहास बनेगा, बहुत आगे जाकर के आने वाली जनरेशन से इसके बारे में पढ़ेंगी, तो इसके बारे में जानकारी क्या आपको किसी एक ही स्रोत से हो पाएगी या एक ही किसी मूल किताब से हो पाएगी? नहीं। ये सोच के देखिए दोस्तों कि इसकी जानकारी आप जो उस समय के दैनिक अखबार हैं, ऑब्लिक बहुत सारी राइटर्स होते हैं जो लेख लिखते हैं या अपनी किताबों में उसका जिक्र कर देते हैं, तो ये सब मिल करके क्या बनेंगे, एविडेंस बनेंगे, साक्ष्य बनेंगे, जो किसके बारे में जानकारी देंगे, चंद्रयान 3 के बारे में। तो आने वाली पीढ़ी इतिहास के रूप में इन तथ्यों से सीखेगी। या तो वो किसी की जीवनी हो, जैसे आप मान के चलिए जो हमारे इसरो चीफ हैं कि, और उस जीवनी में उस इवेंट का जिक्र करते हैं कि जब मैं इसरो चीफ था तो मेरे ही निरीक्षण में, मेरे ही तत्वाधान में एक बहुत बड़ा काम देश ने किया, इसरो ने किया, जिसको चंद्रयान 3 के नाम से जाना गया, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो वो भी एक इतिहास का स्रोत बन जाएगा। ठीक है, या फिर उस तिथि का, उस दिनांक का दैनिक अखबार, वो कोई भी हो, वो भी एक इतिहास का स्रोत बन जाएगा। तो आने वाली पीढ़ियां इतिहास को कैसे समझेंगी, उन सब स्रोतों से समझेंगी। ऐसे ही हम जो इतिहास पीछे सीखेंगे या फिर हम पढ़ते हैं, वो हमने स्रोतों से, मतलब उसके एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है, उनसे समझा है और उसको लिखा है किताबों में। फिर हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर छात्र उसको ही हम रिवाइज करते हैं, और उसी को हमने कह दिया कि ये इतिहास है, इतिहास की बुक है। तो आपको अमूमन ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास की कोई एक लिटरेट बुक नहीं है। हम लोग इतिहास को अलग अलग तथ्यों से निकाल के लाते हैं। जैसे इतिहास क्या जो किताब में लिखा है, जहाँ की रिटिन जानकारी है, हम इतिहास वहीं से मानते हैं? नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जब हमारे पास लिखित एविडेंस नहीं है। तो अमूमन हम पहले इसको समझ लें कि इतिहास की कैटेगरी, इतिहास को बांटा गया है कि हमने कब कैसे कैसे उसको समझा। समझ रहे हैं कि इतिहास को हमने कब कैसे समझा। या फिर जैसे भी हमने कहा कि
जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारा क्रमिक विकास हुआ जीवन का, मानव का, तो वो कैसे उसने चेंजेस आए, उसकी बॉडी में कैसे चेंजेस आए। वो पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर वो 2 पैरों पे चलना शुरू हुआ, उसके जो आगे के पंजे थे वो हाथों में डेवलप हो गए। तो ये सब चीज़ें हमने कैसे सीखी है, उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ों से हमने उसको निकाला है कि उसने ऐसे औजार, हथियार, ये सब इस्तेमाल किया अपने जीवन यापन करने के लिए, तो हम वहीं से उस चीज़ को हम सीखे। ठीक है, तो इन सब को ही मैं समझा कर, क्योंकि मेरा एक अहम कंटेंट ये है कि इतिहास से आपको इंटरेस्ट हो, इतिहास से प्रेम बढ़ जाए तो आप इतिहास सीख लेंगे, वरना तो बहुत सारी किताबें हैं, लिखा हुआ सब जगह होता है। ठीक है दोस्तों, मेरी हर संभव कोशिश यही रहेगी कि आपको पहले इतिहास क्या होता है जानकारी दी जाए, और फिर इतिहास के जो फैक्ट हैं, चूंकि वही फैक्ट हमें काम आने वाले हैं किसमें, हमारे एग्जामिनेशन में, वनडे कंपटीशन में। और मेरा जो आधार होगा स्पेशली होगा वनडे कॉम्पिटिशन्स आपका, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, जो भी इतिहास से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे मैं उम्मीद करता हूँ आपको मिलेंगे। लेकिन इन चीज़ों को याद रखने के लिए हमें थोड़ा सा समझना अनिवार्य है। तो समझने की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि इतिहास है क्या। हिस्ट्री अगर हम इतिहास के बारे में जनरल कॉमन फैक्ट्स की बात करें तो हेरोडोट्स को इतिहास का पितामह कहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका को ही एक प्रमाणिक पुस्तक माना गया सबसे पहले कि इतिहास की शुरुआत जो है यहीं से होती है। लेकिन दोस्तों इतिहास को एविडेंस के या साक्ष्य के रूप में कैसे जाना गया, उद्देश्य मेरा ये था। तो कॉमन चीज़ आप इतना जान लें कि हिस्टोरिका हेरोडोट्स के द्वारा लिखी गई और फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोट्स को कहा जाता है। ये फैक्ट है क्योंकि ये भी काम आएंगे आपको एग्जाम में। हिस्ट्री को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, हिस्ट्री को हमने बांट के रखा है। बांटने से मतलब है कि कब कैसे हमने उसको समझा या उसका स्रोत क्या था। तो आप ये मानिए इतिहास को जर्नली हम 3 कैटेगरी में देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्राक-ऐतिहासिक काल। प्राक-इतिहास काल, और उसका बाद आता है आपका अध-ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है आपका ऐतिहासिक काल। दोस्तों इन तीनों में ही फर्क क्या है, यह समझने वाली बात है। जरा सी देर में आप समझ जाएंगे और फिर कभी जीवन भर इसको भूलिएगा मत। प्राक-ऐतिहासिक काल इतिहास का वो समय है जब हमारे पास कोई लिखित एविडेंस नहीं है। ठीक है, इस समय में जीने वाले लोग क्या कर रहे थे, कैसे वो जीवन चलाते थे, कैसे उनकी दैनिक जीवन की प्रक्रिया थी, उसके बारे में किसी किताब में हमको नहीं लिखा, कोई लिखित एविडेंस नहीं है। केवल हमने उनके द्वारा उपयोग की गई चीज़ें, उन्होंने अपने जीवन सर्वाइव करने के लिए क्या क्या उपयोग किया। क्योंकि जीवन सर्वाइव के लिए आप भी समझते हैं, आज हम जी रहे हैं तो हमारी मूल ज़रूरत है हमको भोजन और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। ऑक्सीजन अवेलेबल है, एनवायरनमेंट अवेलेबल है, बट भोजन नहीं है तो भी हमारा जीवन नहीं चलेगा। अब अपना भोजन कैसे अरेंज कर रहा है मानव, ये हमको इस काल में सीखना है, क्योंकि इसी से उसकी जानकारी मिल जाए कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे सर्वाइव किया। चूंकि ये बहुत पुराना समय है, अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो 20 लाख BC से आपका 10,000 BC तक। अच्छा दोस्तों, सभी लोग आप BC और AD तो मतलब समझते हैं, क्योंकि जब आप इतिहास शुरू करेंगे तो BC और AD का बहुत बड़ा रोल है। इसको भी 1 मिनट में आप समझ लीजिए। बिफोर
क्राइसिस, जबकि एडी का होता है एनी एनोडोमनी। कहने का मतलब यह है कि बिफोर ऑफ क्राइसिस देखिए दोस्तों, जो आप इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के जो एनेसेंट हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास में आपको बीसी और एडी का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, वरना आप इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं सभी को अमूमन जानकारी होती है, लेकिन फिर भी नहीं है तो आप इसको समझ लेंगे। बीसी बिफोर क्राइसिस, बिफोर ऑफ क्राइसिस, और एडी का मतलब होता है एनोडोमनी। कहने का मतलब यह है कि क्राइस्ट के जन्म से पूर्व, क्राइस्ट के जन्म से पूर्व यह क्या हो गया आपका बीसी, और क्राइसिस के जन्म से मतलब ये मान के चलिए एक हमने पैरामीटर रखा है, एक मापक रखा है। एक स्थान ये है 0 और एक है 1 2 3 4 5 6, आई मीन -1 -2 -3। यह स्थिति है क्राइसिस के जन्म की, आई मीन एडी की कह सकते हैं। क्राइसिस मतलब एडी शुरू होता है यहां से, शून्य का मतलब जो क्राइसिस है ईसा मसीह है, ईसा मसीह के जन्म से, आई मीन एडी, और जन्म से पूर्व ये आपका बीसी, और जन्म से आगे आपका एडी। ठीक है। अब आजकल बीसी की जगह बिफोर कॉमन ईरा इस्तेमाल होने लगा है, एडी की जगह कॉमन ईरा इस्तेमाल होने लगा है, तो ये अलग चीजें हो गई हैं, लेकिन आपको बीसी और एडी का कंफर्मली समझ में आना चाहिए। बिफोर ऑफ क्राइसिस और एनोडोमनी एडी का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईसा मसीह के जन्म से एडी और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वो आपका बीसी। ठीक। तो दोस्तों हम थे अभी इतिहास के सबसे पहले चरण, जिसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिहासिक काल का समय भी हमको मालूम चल गया कि वो होता है 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। इस समय पर मानव अपना प्रोग्रेसिव कार्यों में क्या कर रहा है, अपने जीवन सर्वाइव में वो क्या आगे बढ़ा रहा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। प्रागैतिहासिक काल, इसको अगर हम थ्योरी में देखें तो इसका सीधा मतलब है जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बल्कि मानव के द्वारा
उपयोग किए गए औजार ऑब्लिक हथियारों के अवलोकन से उसके बारे में जानकारी मिलती है, वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जहां पर क्या है, कोई लिखित एविडेंस नहीं है, केवल जो मानव ने अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए औजार या हथियारों का इस्तेमाल किया वही उसके बारे में एक जानकारी है। जबकि ऐतिहासिक काल के बारे में ये कह सकते हैं, जब लिखित साक्ष्य मौजूद हैं किंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका, वह काल क्या है, अदैतिहासिक काल है। जबकि ऐतिहासिक काल वो है जब लिखित साक्ष्य मौजूद हैं और पढ़ा भी जा सकता है। तो वह समय क्या कहलाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है, जहां हमारे पास किताबें भी हैं, हम उस लैंग्वेज को समझ भी सकते हैं और उसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो वो क्या है, आपका ऐतिहासिक काल है। अगर इसको हम डिफाइन करने लगे तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि यही समय है पाषाण काल। पाषाण काल, और यही है, जैसे आप पढ़ेंगे आपका सिंधु सभ्यता, सिंधु ऑब्लिक हड़प्पा सभ्यता, और आप जैसे ही वैदिक सभ्यता में पहुंचेंगे, वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक जो भी हम चीजें घटित हो रही हैं उनके बारे में सब लिखित एविडेंस होता है। तो ये सब वो प्रक्रिया है जो इतिहास को डिफाइन करती है। ठीक है, चूंकि हमको बेसिकली समझना है इस पार्ट को, क्योंकि आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिस समय का कोई लिखित विवरण नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वहां मनुष्य ने अपने जीवन में कैसे सर्वाइव किया, किसके सहारे सर्वाइव किया, क्या उसने इस्तेमाल किया वो करने के लिए, वो सब का आकलन करके ही हमने उसके बारे में लिखा। जैसे कि आज आप पढ़ते हैं कि मनुष्य होमोसेपियन जो अपने क्रमिक विकास में आगे बढ़ रहा था, तो उसने किन किन चीज़ों का उपयोग किया, आग की खोज की, पहिए की खोज की, लेकिन दोनों का ही क्रम काल अलग अलग है। तो उस चीज़ को हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन हमने उसको पहचाना कैसे, हमने उसको समझा कैसे कि ये चेंजेस आया है उसके जीवन में, इसको भी समझने का यही आज टारगेट है। इसको अगर कोई नोट करना चाहते हो तो 1 मिनट उसको स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे पहला पड़ाव स्टार्ट होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में जो चीज़ें फैक्टेबल हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर उनको आप थोड़ा भी रिमाइंड करके रखते हैं, थोड़ा समझ के रखते हैं, तो बहुत आसानी आपको हो जाती है। वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको अगर आपने समझ के पढ़ा है तो बहुत आसानी होगी आपको आंसर करने में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें मिरर होती हैं, बहुत नज़दीक होती हैं, और नज़दीक होने के बाद चीज़ें फंस जाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हम उसमें ठीक से आंसर नहीं कर पाते,
और हम ये सोचते हैं कि हमने इसको पढ़ा तो है, लेकिन ये कौन से काल में चला जाता है ये हमको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसको आज बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और टॉपिक हो गया हमारा अभी पाषाण काल। इसको हम बोलते हैं स्टोन एज, और इसका टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया, 20 लाख BC से 10,000, जो आजकल लैंग्वेज चलने लगी है के, वो आप समझ सकते हैं 10,000 BC तक। ठीक है, इसको भी हमने सब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3 पार्टों में। एक हो गया आपका पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आपका आता है नव पाषाण काल। देखिए दोस्तों, आप इसको 1 मिनट में समझ जाएंगे, ज्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। बस चीजें ये देखनी है कि चेंजेस कहां हो रहा है। आप समझिए, जब एक ही समय की सारी बातें हैं, हम पाषाण काल ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि तीनों में ही एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पाषाण, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। कहने का मतलब यह है, जब इंसान पत्थर का उपयोग करके अपना जीवन सरवाइव कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो वो क्या है, पाषाण युग है। लेकिन पाषाण को भी हमने 3 कैटेगरी में बांट लिया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसका मतलब यह है, स्पेशली मतलब यह है कि जब उन पत्थर के औजारों या फिर हथियारों के मूल स्वभाव में फर्क आएगा, जब उनके मूल स्वभाव में फर्क आएगा, तो वहीं से युग चेंज होगा। I mean कि ये पूरा पाषाण काल है, ये मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। इसमें उसने क्या क्या चीजें सीखी हैं, जैसे पहले मैं इसके फैक्टेबल चीजों पे आपको बता दूं, और उसके बाद में आगे आपको कुछ और चीजों से भी समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर आपको इसका फैक्ट ही नोट करना है, तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल के अंदर जो मानव है वो क्या है, आखेटक है। आखेटक से मतलब होता है शिकारी। जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताया कि अपना जीवन जीने के लिए हमें 2 चीजें क्या नेसेसरी हैं, एनवायरमेंट में ऑक्सीजन और खाने के लिए भोजन। ये चीजें अगर हमको मिलती रहेंगी तो हम जीवित बने रहेंगे। वो एक अलग बात है, स्तन पे कपड़े ना हो, चाहे और चीज ना हो, हाथ में बांध ले घड़ी ना हो, लेकिन जीवन तो चलेगा। तो जीवन का मूलभूत आधार है भोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन चूंकि हमको एनवायरमेंट दे रहा है, लेकिन एनवायरमेंट ऑक्सीजन नहीं देगा, भोजन तो स्वयं को ही अर्जित करना पड़ेगा। अब यहां का मनुष्य जो कर रहा है भोजन अर्जित करने के लिए, उसने एक पद्धति अपना ली है जिसको हम बोलते हैं आखेटक। I mean आखेट शिकार करेगा, वो जो जानवर हैं उनको मारेगा और उस मांस को खाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, जब वो आखेटक है तो उसका भोजन क्या है, कच्चा मांस ऑब्लिक कंदमूल। I mean जो भी जंगलों में फल होते हैं, कुछ कंदमूल टाइप के फल होते हैं, उनको खाकर वो अपना जीवन गुजार लेगा। इसके अतिरिक्त एक और प्रवृत्ति है कि इस समय का मानव, उसको पता चल गया है कि अगर मुझे किसी का शिकार करना है, किसी को मारना है। आप भी जानते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य के जैसे एक दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, शेर है। शेर को नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसको पंजे दिए हैं और उसका जो जबड़ा है वो इतना स्ट्रांग है कि वो अच्छे खासे किसी भी व्यक्ति से किसी भी जानवर से भिड़ सकता है, टक्कर ले सकता है उसका शिकार करने के लिए। लेकिन अमूमन इंसान को वैसा नहीं बनाया। इंसान से ताकतवर बहुत सारे और भी जानवर हमारे क्लाइमेट में होते हैं, हमारे उसमें हैं, जिनको हम ऐसे शिकार नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको किसी की मदद से शिकार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई जानवर हमसे सीधे लड़ने आ रहा है, मुझ पे कुछ नहीं है तो मैं नहीं रोक पाऊंगा, लेकिन उसी की जगह मुझ पे कोई बल्लम है, कोई लठ है, या फिर और ऐसे औजार हैं जिनसे मैं अपनी प्रतिरक्षा कर सकता हूं या फिर उस पर आक्रमण भी कर सकता हूं, तो उसका शिकार मैं कर सकता हूं। इसीलिए इन्होंने खोजा कि सबसे बेटर क्या होगा। इन्होंने, आप जैसे सोच के देखिए कि अचानक आप पे किसी ने हमला किया हो, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, तो आप ऐसी परिस्थिति में जब आप उससे कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आसपास चीजों को ढूंढेंगे कि कुछ मुझे मिल जाए, पत्थर मिल जाए, डंडा मिल जाए, लेकिन उनमें सबसे उपयोगी क्या होता है, पत्थर।
तो ऐसे ही इंसान को जब लगा कि मुझे किसी का शिकार करना है, अपना जीवन सर्वाइव करना है, तो उसने सबसे पहले अडॉप्ट किया पत्थर को, स्टोन को। उसने देखा कि कोई अभी छोटा जीव आ रहा है और उसको हमला करेगा, मुझे उसे मारना है, तो पत्थर उठाया और उसने इतने प्रहार से उस पर वार किया कि वो मर गया। तो आसान हो गया। तो किसने उसकी हेल्प की शिकार करने में? पत्थर ने। तो उसने पत्थर को ही अपना औजार अथवा हथियार बना लिया। ठीक है, तो यहां उसने इस्तेमाल करना किसका शुरू किया? पत्थरों का। और पत्थरों के स्पेशली जो आकार है, जब आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होगी और बहुत बेडौल होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब उसने पत्थर को अपने औजार के रूप में इस्तेमाल किया तो उस समय के औजार बड़े थे आकार में, बड़े थे, कौमा बेडौल थे, मतलब वो सुंदर नहीं थे। समझने वाली बात है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि पुरापाषाण काल में जो पत्थर के हथियार थे, औजार थे, उनका आकार कैसा था? अपेक्षाकृत बड़े थे और बेडौल थे, सुंदर नहीं थे। ठीक है, एक चीज या खास बात इस समय की ये थी कि जब हम किसी पत्थर को औजार बनाने की कोशिश करेंगे, दो बड़े बड़े पत्थर हैं, हम सोच रहे हैं इसको नुकीला बनाएं, थोड़ा ऐसा बनाएं जो प्रहारशील हो, मार सके किसी को, तो एक पत्थर से ही दूसरे पत्थर को तोड़ा जाएगा। उस समय कोई लोहा इन सबको तो जान नहीं पाया था मानव। तो जब मनुष्य एक पत्थर से दूसरे पत्थर को एक सेफ देने की कोशिश कर रहा था, तो उसको ऐसा लगा कि जब मैं एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराता हूं तो कुछ एक नया इनोवेशन होता है, कुछ नया निकलता है, जिसको चिंगारी कह सकते हैं। और उसी को हमने कहा दैट्स बी फायर, आग। तो आग का इनोवेशन कहां हो गया? पुरापाषाण काल में। कैसे हुआ ये भी आपको समझ में आ गया कि जब वो पत्थर के आकार को बदलना चाहता था, उसको औजार बनाना चाहता था, तो वहीं उसने उस पर चोट मारी, और चोट मारी तो उसको एक रगड़ पैदा हुई, रगड़ पैदा होने से चिंगारी निकली और उसको ज्ञान हुआ कि ये कुछ है। ठीक है, ये इनोवेटिव टाइप है। तो सबसे खास बात या एक अच्छी जो खोज हुई वो क्या है? आग की खोज। तो आग की खोज कहां पर हुई? पुरापाषाण काल में, जब वो अपने पत्थरों के औजार को ठीक करना चाहता था, उसकी शेप को बदलना चाहता था। एक चीज और याद रखेंगे, यहां केवल खोज हुई है, उसका उपयोग नहीं किया है उसने, मानव ने। वो जान गया है कि आग होती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया है अभी। ठीक है, तो मेन चीज हुई वो आखेटक है, कच्चा मांस खाता है, कंदमूल खाता है, आकार में उस समय के औजार हथियार बड़े हैं, और आग का इनोवेशन वो हो गया है। इसके साथ साथ अहम चीज ये भी थी, वो इतना जान गया था कि जो उसके अपने सहयोगी हैं, एक तो सबसे पहली बात वो एक ग्रुप में रहता है, झुंड में रहता है। झुंड में रहने के साथ उसको ये फायदा मिलता है कि शिकार करने में आसानी होती है, और एक ने शिकार कर लिया सभी मिलकर उसको खा सकते हैं, सभी का जीवन चल सकता है। इसके अतिरिक्त उसको ज्ञान हो गया कि जो हम जैसे लोग हैं, हमारी श्रेणी के जीव हैं, आई मीन जो मानव हैं, कि अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको इतनी नॉलेज होगी कि उसने उसको दफनाना शुरू कर दिया। ठीक है, मृतक ये कह सकते हैं कि सबको दफनाना शुरू कर दिया था। किस युग में? पुरापाषाण काल में। ठीक है, तो यही अहम चीज या फिर खास बातें थी इस समय की। अभी वो क्या है कि झीलों के किनारे, तालाबों के किनारे अपना शिकार ढूंढता रहता है, और जैसे ही उसको शिकार मिलता है तो वो शिकार करके अपना जीवन सर्वाइव कर रहा है। तो मेन इनोवेशन हुआ कि आग की खोज हुई, शवों को दफनाना उसने शुरू कर दिया, और उस समय के हथियारों का आकार बड़ा था। ठीक है, वनडे कॉम्पिटिशन में अगर आप इतना भी करके चलते हैं तो आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अगर इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको कंपटीशन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, कुछ और आप देना चाहते हैं तो इससे ऊपर भी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं मानता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतिहास शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो इतना ही पढ़ के चलिए, उसके आगे आप जब आपको अपना टारगेट बढ़ाना है तो इसका क्षेत्र भी बढ़ा लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के अंदर क्या क्या हो रहा है? देखिए, मध्यपाषाण काल जैसे ही आया तो कुछ हमारी जलवायु में परिवर्तन हुआ, जो क्रमिक विकास हुआ हमारी जलवायु परिवर्तन में। तो क्या हुआ कि जो बर्फ फैली हुई थी हमारी पूरी अर्थ की लेयर पे ऊपर, तो वो हटी, तापमान बढ़ा, तो तापमान के बढ़ने से बर्फ हटी, और बर्फ हटने से कुछ वनस्पतियां उत्पन्न हुई। वनस्पतियां जब उत्पन्न हुई तो छोटे छोटे जीव और भी इनोवेटिव हुए, जैसे आपका खरगोश है, बकरी है, ये सब जीव बने, तो उसको शिकार करने के लिए और चारा मिल गया मनुष्य को। इसके अतिरिक्त जैसे ही वनस्पति उगी तो उस वनस्पति में उसको कुछ ऐसा लगा कि ये भी कुछ खाने योग्य है,
उस घास में या फिर उस वनस्पति में आज के हमारे अनाजों के कुछ पूर्वज भी थे। जैसे बहुत सारे हमारे अनाज हैं, इनके भी पूर्वज उस वनस्पति में ही थे और उसको ऐसा लगा कि ये खाने योग्य भाग है, इसको खाकर भी जीवन चलाया जा सकता है। तो अब वो क्या करता है कि जब बहुत सारे फसल या फिर जो वनस्पति घास फूस उसमें खाने योग्य चीजें देखी तो उनको उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि इसको रख लेता हूं, अब खा लूंगा नहीं तो बाद में खा लूंगा। कहने का मतलब ये है जो मानव अभी आखेटक तक जो शिकारी था, अब वो क्या बन गया, संग्राहक बन गया, मतलब किस चीज को इकट्ठा करने वाला बन गया। सबसे मेन चीज है मानव संग्राहक बना। संग्राहक से मतलब समझते हैं चीजों को रिजर्व करना शुरू कर दिया। उसको भी ये नहीं पता कि इसको उगाया भी जा सकता है। अगर वो उगाना जान गया तो खेती की शुरुआत हो जाएगी। अभी उसको ये लगा कि उगा हुआ मिल गया, चलो इसको तोड़ लो, अपने पास रख लो, काम में आएगा क्योंकि खाने की योग्य चीजें हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो मूल बदलाव यहां पर होता है, मूल बदलाव यह है कि मध्यपाषाण काल आते आते हमारे जो हथियार हैं, हमारे जो औजार हैं, उनका एरिया थोड़ा सा घट गया। आई मीन वो अपेक्षाकृत पतले हो गए। ठीक है, औजार ऑब्लिक हथियार अपेक्षाकृत पतले हो गए। अब एक चीज समझने वाली यह है दोस्तों कि अब वो संग्राहक बन गया। संग्राहक बनने के साथ साथ अब उसको ये नॉलेज होने लगी, उसने अब ये मान के चलिए एक गेहूं का ही उसको एक पौधा मिल गया, आई एक बाल मिल गई, उससे एक दाना गिर गया जो उसने रखा था सुंघा करके, उसने देखा कि एक वैसा ही पौधा फिर उगा रहा है। तो अब उसको ये महसूस होने लगा कि जो चीज़ मैं वहां से लाया था, अगर इसको फिर से ऐसे डाल दिया जाए तो ये फिर उगाएगी। और हम धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं खेती की इनोवेशन की तरफ कि हाँ हम इसको मतलब एक्टिवेट कर सकते हैं, दोबारा से उगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेन बदलाव क्या हुआ कि सबसे पहले जब अभी हम शिकारी हैं, और शिकारी आज भी आप देखते होंगे शिकार करने में सबसे ज्यादा खास मदद करता है इंसान की, मानव की, कुत्ता। आपने देखा होगा। और यही वो टाइम था कि जब कुत्ता मनुष्य के पास आया, दोनों के संकल्प एक थे, वो भी अपना जीवन मांस खा के बिताता है और उस समय का मानव भी मांस खाकर ही बिताता है, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। तो सहयोग की अपेक्षा में ही अब कुत्ता हमारा सबसे पहला पालतू जानवर बना। कुत्ता पहला पालतू जानवर बन गया। ठीक है, एक चीज समझने वाली ये है, कुत्ता हमारा पहला पालतू जानवर बना है। अभी हमने पशुपालन का जन्म नहीं हुआ है, पशु पालना हमने नहीं सीखा है, गाय भैंस बकरी नहीं पालना सीखे, लेकिन कुत्ता हमारे पास लगाव रखता है, वो हमारी मदद करता है, हमने उसको मित्र बना लिया है। वो हमारी मदद करेगा शिकार पकड़ने में, वो बताएगा कि यहाँ शिकार है, यहाँ कोई जीव है, तो हम उस पर अटैक करेंगे। इवन वो खुद भी अटैक करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें खास बदलाव में आई कि मानव संग्राहक बना, औजारों का स्तर घटा, जो मोटे थे वो छोटे हो गए और कुत्ता हमारा एक पालतू जीव बन गया। ये एक पेचीदा सवाल है कि जैसे ही मनुष्य को लगा कि हम एक दाने को जमीन में डालेंगे फिर से उगाएगा और फिर से उगने के बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं और बचे हुए दाने फिर जमीन में डाल दें तो हम उसको फिर उगा सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम किस तरफ जा रहे थे, कृषि करने पर। और कृषि जैसे ही हमने सीखी, कि जैसे ही हमको पता चला कि हम स्थायी रूप से कृषि कर सकते हैं, बार बार उस फसल को उगा सकते हैं, तो हम तुरंत फिर कहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं नवपाषाण काल में। ठीक है, ये कह सकते हैं कि जैसे ही कृषि हमको आई तो कृषि आते ही हम कहां आ गए, नवपाषाण काल के अंदर कृषि करना आरंभ कर दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त चलो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसको। कृषि जैसे ही हम करेंगे दोस्तों, जब हमको खेती करनी, तो आप भी समझते होंगे, आज हमने इस एक क्यारी में ये मान के चलिए थोड़ा सा बीज रोपण कर दिया है, तो वो बीज आज ही तो प्लांट नहीं बनेगा। प्लांट बनने के बाद, पौधा बनने के बाद वो फल एक ही दिन में नहीं दे देगा, उसका एक साइकिल है, एक क्रम चक्र है, उसको एक निश्चित समय बाद फल देना है। तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, बताइए, बहुत लोगों के दिमाग में आ गया होगा। तब तक हमको उसका वेट करना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा, खाद्यान्न
पैदा करने खाद देना पड़ेगा। लेकिन ये सब छोड़िए, उस समय का व्यक्ति नहीं जानता था उर्वरक भी देना है, लेकिन खाली उसको बैठ के वॉच करना है, मतलब इंतजार करना है कि इतने महीने हो जाए तो उसके बाद ये पौधा बने, फल दे और उस फल का उपयोग मैं करूं। जब हमको कृषि का ज्ञान आरंभ हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि हमको अस्थायी निवास की भावना भी आएगी। जब हमने कृषि करना आरंभ किया तो हमने क्या किया, स्थायी निवास भी आरंभ कर दिया। ठीक है, हमको उस जगह पर रहना शुरू करना पड़ा। स्थायी निवास, समझ गए आप लोग? स्थायी निवास की भावना कहां पे आ गई? नवपाषाण काल में। जब स्थायी निवास करना है तो चीजों को बदलना पड़ेगा। यही आते आते एक खास इनोवेशन हुआ जिसको हम कहते हैं पहिया, पहिए की खोज। जब पहिए की खोज हो गई तो पहिए की खोज स्पेशली एक चाक के रूप में हुई, जो गोल, जैसे आप देखते हैं जितने भी मिट्टी के सोइल बर्तन होते हैं उनको कुम्हार जो होते हैं उस चाक पर ही घुमाकर बनाते हैं। तो हमने उसका उपयोग सबसे पहले उस चाक के रूप में किया और मिट्टी को हमने रोंद करके कुछ डिजाइन दिया। डिजाइन देने के बाद हमने उनको बर्तन बनाना शुरू कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि अब हम यहां पर उद्योग कारखानों की तरह भी डेवलप कर गए। इवन असली मायने में आग का उपयोग भी हमने यहीं सीखा। ठीक है, क्योंकि अब हमको क्या लगा कि मांस को अगर हम भून के खाएं तो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप भली भांति समझ गए होंगे। और जैसे भी हमने उद्योग धंधों या फिर इनोवेशन पे आए, उद्योग धंधों में स्पेशली क्या था, जो मूंज होती है, लकड़ियां होती है, लकड़ी की टोकरियां बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, इन सब को हम उद्योग धंधे कह सकते हैं उस समय के। और ये भी कहां पर जनरेट हुए? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में जब हम इतना सीख गए कि स्थायी निवास हमने करना शुरू कर दिया, पशुपालन हमने शुरू कर दिया, कृषि करना आरंभ कर दिया, स्थायी निवास आ गया, तो सीधी सी बात है कि पशुपालन भी यही हम शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो बिल्कुल मेरा फर्क था आपको क्लियर हो गया होगा। और इन चीजों को अगर आप समझ लें तो आपका पाषाण स्टोन एज में से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, पूरा पाषाण काल आखेटक था, शिकारी था, अपना जो जीवन यापन कर रहा था शिकार करके मार के वो अपना खा लेता था, उसी जीवन चल रहा था। जो वहाँ के हथियार थे, औजार थे, अपेक्षाकृत बड़े थे, उनका एरिया बड़ा था। ठीक है, एक चीज़ और कि आग का इनोवेशन उसने कर लिया, आग को जान गया था, शवों को दफनाने की प्रक्रिया वो जान गया था कि हमारे साथ के जो लोग हैं अगर हम उनको दफना दें तो ज़्यादा ठीक होगा। इसके बाद जैसे ही मध्यपाषाण काल आया तो मानव संग्राहक बना। संग्राहक बनने के साथ साथ उसने औजारों का अपना आकार घटाया और कुत्ता उसका एक पालतू जीव बन गया। जैसे तीसरी कंडीशन आई नवपाषाण काल में तो वो संग्राहक से क्या बन गया? उत्पादक बन गया। उत्पादक का मतलब समझते हैं? उत्पन्न करने वाला, एक तरीके से कहते हैं किसान है, उत्पादक है, उत्पादन करता है किसी चीज का। अब जैसे वो उत्पादन करने वाला बना तो उसको कृषि करनी भी जरूरी हो गई। अब कृषि उसने की तो उसको स्थायी निवास भी करना पड़ेगा। जहां पर उसने एक बीज बो दिया तो उसका इंतजार तो करेगा कुछ समय रह के, और फिर उसको ऐसा लगा कि यहाँ रहने में फायदा है। और एक खास इनोवेशन हुई, पहिए की खोज। और जैसे ही पहिए की खोज हुई तो उद्योग धंधों का इनोवेशन हो गया। स्पेशली आपका जो मिट्टी बनाने के कारखाने हैं वो बन गए, मिट्टी के बर्तन बनाने के जो कारखाने थे वो इनोवेट हुए। इसी के साथ साथ पशुपालन की भी प्रक्रिया हमने यहीं से शुरू की। तो अब पाषाण एज को आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे अब तक। इसको मैं एक और डेटा की हेल्प से भी समझा सकता हूं। देखिए, सबसे पहला आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। जैसे ही हम स्टार्टिंग एज में हैं तो ये हमारा क्रमिक विकास हो रहा है मानव का। ठीक है, हम भी पहले एक जानवर की तरह ही भांति करते थे, चारों पैरों से चलते थे। लेकिन जैसे ही हमको रिक्वायरमेंट हुई कि पेड़ पौधों से नीचे आना पड़ा अपना जीवन सर्वाइव करने के लिए, तो हमने इस क्रिया को आगे बढ़ाया और एक स्थिति हमारी ये बन गई कि हम होमोसेपियन तक पहुंच गए, जो हमारा मेन पूर्वज है होमोसेपियन। और ये क्रमिक विकास है, सबसे लंबा समय इसको कहते हैं। ये सब हुआ पूरा पाषाण काल में। याद रखिएगा कि मानव का सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है किस काल में हुआ है? पाषाण काल में। पाषाण काल में भी पूरा पाषाण काल में। टाइमिंग आप इसकी जानते हैं कि 20 लाख बीसी से 10,000 10,000
BC तक। तो हमने इस समय में अपने आप को बहुत बदला है, ठीक है। इसके बाद ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चीजें बदली तो वो बदलाव हमने उसको कैसे माना, एक युग को कैसे आप परिवर्तित युग मानते हैं। आप ये सोच के देखिए, आपके दिमाग में ये उठना चाहिए कि हम एक ही काल को, जिसको पाषाण कह रहे हैं, चीजें पत्थर के इर्द गिर्द घूम रही हैं, लेकिन एक को हमने नव पाषाण का दिया, एक मध्य पाषाण कह दिया, और एक को हमने कह दिया कि ये पूरा पाषाण काल है। तो उनमें स्पेशली बदलाव क्या था, फर्क क्या था, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यही फर्क था, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए ये वो औजार हैं, आप भी देख रहे होंगे भली भांति, जो पूरा पाषाण काल के। इनका आकार इनकी अपेक्षाकृत बड़ा है कि नहीं है, मोटे हैं, बड़े हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपनी विकास स्तर को, अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाया, हमने सोचा कि जो काम इतने मोटे पत्थर से कर रहे हैं, क्यों ना उसको थोड़ा नुकीला बना लिया जाए, तो आसानी से उसको शिकार करने में मदद करेगा। तो अब हमने जैसे उनका आकार घटाया, आप देखते होंगे इनका एरिया हमने जैसे घटाया, तो वो क्या बन गया आपका मध्य पाषाण काल। मतलब चेंजेस हुआ, हमने अपनी चीजों में चेंजेस किया। जैसे आजकल अमूमन आप कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज कहते हैं कि युग डिजिटल युग है, डिजिटल। तो क्यों कह रहे हैं डिजिटल युग है? अब से 15 साल पहले को, 20 साल पहले को डिजिटल युग नहीं कहते थे वो। क्यों? क्योंकि आज सारा काम डिजिटल से ही हो रहा है। जो काम आज मैं और आप कर रहे हैं, ये डिजिटल युग की पहचान है। कहने का मतलब चीज, जब हमने अपने कामों को बदला तो युग बदल जाता है, ठीक है। युग के हिसाब से हम नहीं बदले, हमारे हिसाब से युग बदलता है। क्लियर? तो जैसे ही हमने अपने मोटे पत्थरों के औजारों की जगह पतले पत्थरों के औजारों को उपयोग करना शुरू किया, तो युग बदल गया। और वो युग बदला तो क्या कहलाया? मध्य पाषाण काल। उसको ऐसा लगा कि चीजें और बदली जा सकती हैं, तो उसने इस एरिया को और घटा दिया। और अब वो क्या करने लगा कि एक पत्थर को पकड़ना और एक हथौड़ी को पकड़ना, दोनों में फर्क है। आप समझ के देखिए कि अगर हम किसी पत्थर में हैंडल लगा दें तो उसको थ्रस्ट देने में आसानी होती है और हम आसानी से किसी पे वार कर सकते हैं, ठीक। तो उसने थोड़ा सा एक विज्ञान का इनोवेशन भी कह सकते हैं। अब उसने क्या किया कि इस तरीके के इस टुकड़े में हैंडल लगाने शुरू कर दिए, हत्थे। जब हत्थे बनेंगे तो यहीं से इनोवेट हो जाएगी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का इनोवेशन भी यहीं हुआ। और ये जैसे ही इनोवेशन हुआ तो हमने इस काल को क्या कह दिया? नवपाषाण काल। कि ये एक और चेंज आया है और ये नवपाषाण काल हो गया है। मतलब ये हमने कहा है, उन लोगों को नहीं पता था, क्योंकि हम इतिहास को डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो हमारे इतिहास विद्ताओं ने इसको बना दिया कि जैसे एक परिवर्तन आया तो हमने इसको, जैसे अभी आज के युग को डिजिटल युग कह रहे हैं कंप्यूटर के उपयोग की वजह से, तो जैसे हमने यहाँ हत्थे वाले औजारों को या फिर पतले या फिर चमकीले औजारों को, ये कह सकते हैं, ये भी एक बड़ा फर्क है कि नवपाषाण काल के जो औजार हथियार थे वो अपेक्षाकृत पतले थे, नुकीले थे, धारदार थे और चमकीले थे, ठीक है। जबकि पुरापाषाण काल में हथियार मोटे थे, जैसे और युग आगे बढ़ा तो पतले हुए, और नवपाषाण काल आते आते वो नुकीले, धारदार और चमकीले बन गए, ठीक है। इनकी परिवर्तन की हिसाब से ही हमने इसको युग परिवर्तन कहा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आपको पूरा जो पाषाण काल है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पाषाण काल हिस्सा है प्रागैतिहासिक काल का। प्रागैतिहासिक काल वो समय होता है जब कोई लिखित विवरण नहीं है, हमने केवल इनकी स्टडी करके ही हमने क्या जाना कि ये ऐसे युग रहा होगा, यहाँ के मानव ने ऐसा अपना जीवन सर्वाइव किया होगा। अब एक खास बात यह है कि इसको हमने एविडेंस के तौर पे कैसे देखते हैं कि ये हम मिला कहाँ से। वैसे तो अमूमन पूरे उत्तरी महाद्वीप में, भारत महाद्वीप में ये चीज़ें मिली हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन फंसता है कि जैसे आप मान लीजिए कर्नाटक में, गुजरात में, MP में, इन सब से, छत्तीसगढ़ में भी इन सब के एविडेंस मिले हैं, लेकिन गंगा यमुना दोआब जो भारत का क्षेत्र है जहां पर आप आने वाली सभ्यता को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता को, वहां से इनका अभाव रहा है। समझ लें, भारत का जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, क्योंकि यहां से निकलती हैं, तो इस क्षेत्र में जहां आने वाले समय में इस क्षेत्र में डेवलप होगी आपकी हड़प्पा सभ्यता, वहां से ये चीजें नहीं मिली हैं। ये मिली हैं कर्नाटका से, MP से, राजस्थान से, ठीक है। अगर मैं यूपी के मिर्जापुर और कालपी वगैरह को छोड़ दूं तो आपका पूरा गंगा यमुना क्षेत्र इससे अभाव में रहा है, इसके एविडेंस बहुत कम मिले हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपको बता दें, ये आप देखते होंगे, ये आपका पाषाणकालीन ही एक शैल चित्र है। जब वो गुफाओं में मानव रह रहा था तो उसने क्या किया कि उसको एक
आर्ट भी आ गई थी और वो चित्रकारी भी करता था। और इन चित्रकारी से ही हमने ये अनुमान लगाया है कि मानव शिकारी था। अपने जीवन के पहले पड़ाव में वो क्या करता था, शिकार करता था, आकेट करता था। ये शैलचित्र है आपके मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, जो वहाँ से लिया गया है। स्पेशली आप इससे देखकर ये देखते होंगे कि एक मानव जैसी आकृति, लगभग मानव कह सकते हैं, मानव प्रॉपर नहीं है, लेकिन इससे आप आभास कर सकते हैं ये कोई जानवर है। और इनकी अवस्था को देखते हुए करते हैं कि ये व्यक्ति इसका शिकार करना चाहता है। ठीक है, तो हमने अनुमान लगा दिया कि हम पहली प्राइम स्थिति में क्या थे, आकेटक थे, शिकारी थे। जिसने ये बनाया होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता और बहुत कम लोगों को पता होगा कि किसने तो ये बनाया होगा, लेकिन अनुमान ये कह सकते हैं, मैं भी या फिर कोई भी कह सकता है कि जिसने ये शिकार करने की कोशिश कर रहा होगा उसने ही इस चित्र को बनाया होगा। कहने का मतलब वही मानव जो हमारे प्राइम स्टेज में है, उसी ने इस आर्ट को डेवलप करने के बाद एक चित्र बनाया और जैसे वो मिले उसको आज किताबों में छाप दिया और उन्हीं के माध्यम से आज हम इतिहास के सोर्स के रूप में उसको पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतिहास क्या है ये भली भांति आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है, ऐसे समझना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स को भी ऐड किया जाएगा आने वाले समय में, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं कि हाँ सर आप ऐसे कंटिन्यू रखिए। वरना ऑप्शन और भी हैं, तरीके और भी हैं, जैसे कि आपको क्यूज़ के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्वेश्चन उठा लिया जाए, क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल से बता देंगे। तो जैसा भी आपको उचित लगे जिस माध्यम के बारे में, तो कृपया करके आप अवगत कराएं, कमेंट में, वीडियो में ज़रूर बताएं। और कुछ कमियां भी अगर रहती हैं तो आप वो भी आप निसंदेह कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और क्लास ओवर करते हैं इतिहास का। ओके।